नमस्कार भाई, अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में अब अभी तक अपन वैसे संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। पिछली जो भी क्लासें हुई हैं उनमें वही चल रहा है अभी, और उसी के अपन पार्ट पढ़ रहे थे। और उसी का आज एक और पार्ट पढ़ने वाले हैं अपन, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे पढ़ेंगे अपन। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, इंग्लिश में बोलेंगे इनको फैक्टर। अब गुणनखंड पे आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे कि गुणनखंडों की एक तो संख्या पूछी जा सकती है। अब गुणनखंडों की संख्या से मतलब क्या है, कौन कौन से गुणनखंड पूछे जा सकते हैं, सबके बारे में अपन समझ लेते हैं। तो देखो, गुणनखंड कौन कौन से पूछे जा सकते हैं पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो देखो, आपसे पूछा जा सकता है एक तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। और अगर मैं शॉर्ट लिखना चाहूँ इसको, तो देखो, प्राइम में से पी ले लेंगे और फैक्टर में से अपन एफ ले लेंगे। तो शॉर्ट लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, पी एफ। तो जब मैं पी एफ लिखूं तो आप समझ जाना कि प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं। प्राइम फैक्टर का मतलब कौन से गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो एक तो अभाज्य गुणनखंड हो गई। चलो अगले गुणनखंड की बात करते हैं, एक सम गुणनखंड। सम गुणनखंड, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन फैक्टर। सम गुणनखंडों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इवन फैक्टर। तो इवन में से अपन ई ले लेंगे और फैक्टर में से एफ ले लेंगे शॉर्ट में लिखने के लिए। तो जब अब मैं ई एफ लिखूं तो आप समझ जाना कि कौन से गुणनखंडों की बात कर रहे हैं, अपने सम गुणनखंडों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, जिनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओड फैक्टर। इंग्लिश में बोलते हैं ओड फैक्टर। तो ओड में से ओ ले लेंगे और फैक्टर में से एफ ले लेंगे, तो अपन इनको शॉर्ट में क्या बोल देंगे, ओ एफ। तो आप समझ जाना ओ एफ का मतलब अपन किसकी बात कर रहे होंगे, विषम गुणनखंड की बात कर रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं कुल गुणनखंड। मतलब जितने भी गुणनखंड होंगे उन सबको एक साथ लिख देंगे, तो कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, आप इंग्लिश में समझ गए, ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर। तो ऑल में से अपन ए ले लेंगे और एफ में से, फैक्टर में से एफ ले लेंगे। तो कहने का मतलब, पहले मैंने आपको नाम बताए हैं कि कौन कौन से गुणनखंड पूछे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन ने बात की अभाज्य गुणनखंड की, फिर सम गुणनखंड की, फिर विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड। कहने का मतलब किसी भी संख्या के आपसे कुल गुणनखंड भी पूछ सकता है, सम गुणनखंड भी पूछ सकता है, विषम गुणनखंड भी पूछ सकता है, और अभाज्य गुणनखंड भी पूछ सकता है। तो ये सारे प्रकार के गुणनखंड अपन सीखने वाले हैं आज की क्लास में, कि कौन सारे प्रकार के गुणनखंड किस प्रकार अपन ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ें ही समझेंगे आज। पहले मैंने आपको नाम बता दिए, और इनको शॉर्ट, मतलब अपन बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने ये बता दिया कि जैसे प्राइम फैक्टर में से पी एफ, इवन फैक्टर में से ई एफ, ऑड फैक्टर में से ओ एफ, और ऑल फैक्टर में से ए एफ। तो आप समझ जाना कि मैं कौन से गुणनखंड की बात कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक?
चलो अब स्टार्ट करते हैं कि ये सारे प्रकार के गुणनखंड अपन कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या के। तो चलो सीखते हैं भाई। अपन पहले कोई भी एक संख्या लेके गुणनखंडों की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बिल्कुल छोटी सी संख्या ले रहा हूं 6, कि 6 के गुणनखंडों की बात करनी हो अपने को। तो अब देखो पहली बात, गुणनखंड होते क्या हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका भाग इस 6 में पूरा पूरा चला जाएगा वो इस 6 के सारे क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे मैं लिखूं तो बताओ 1 का भाग 6 में जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे कि चला जाएगा। 2 का भाग भी 6 में पूरा पूरा चला जाएगा, बिल्कुल सही बात। 3 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। तो इन चारों संख्याओं का भाग इस 6 में पूरा पूरा जाता है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे हैं वो 6 के गुणनखंड हैं। सारे के सारे 6 के क्या हैं, गुणनखंड हैं। अब बात करें तो मैं आपको पूछ लूं कि कुल गुणनखंड बताओ 6 के, तो आप बता दोगे कि सर 1 2 3 और 4 हैं। अगर सम गुणनखंडों की बात करें अपन, इस 6 के सम गुणनखंड, तो सम का मतलब तो आप जानते हो ना कि जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो बताओ 2 में भी जाता है और 6 में भी जाता है, तो आप ये बोल दोगे कि 6 के सम गुणनखंड कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। इसके बाद विषम गुणनखंडों की बात करूं तो कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, एक तो 1 है और एक 3 है। विषम का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा हो। तो आप विषम गुणनखंडों की संख्या भी 6 की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे अपन, तो बताओ अभाज्य का मतलब तो आप जानते हो, अच्छे से पढ़ लिया अपन ने, अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। तो 2 अभाज्य संख्या दिख रही है आपको और 3, तो आप बोल दोगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो आप बोल दोगे कि सर 2 होंगे। यहां तक बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कि अपन कोई किसी भी संख्या के अपने को गुणनखंड पूछे जाएंगे तो क्या अपन इसी प्रकार बताएंगे, मतलब कोई भी संख्या जैसे 6 के पूछ लिए तो अपन ने लिख के बताए। तो देखो ये तो छोटी संख्या ली थी अपन ने, तो आसानी से अपन ने लिख के बता दी। जब संख्या बड़ी आ जाएगी तो अपन इस प्रकार नहीं लिख पाएंगे। तो इस प्रकार नहीं लिख पाएंगे तो अपन कैसे गुणनखंड निकालेंगे, तो वो ही सीखना है। चलो अब सीखते हैं। जैसे मैं एक थोड़ी सी बड़ी संख्या लेता हूं, मैंने लिख दिया 60, और इसके गुणनखंडों की बात करें तो पहले मैं लिख के भी बता देता हूं और फिर अपन डायरेक्ट भी सीख लेते हैं कि बिना लिखे, लिखने का मतलब जैसे अभी लिखे थे अपन ने, तो जिन जिन संख्याओं का भाग 60 में पूरा पूरा जाएगा वो 60 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो बता दो, क्या 1 का भाग 60 में जाता है, तो बिल्कुल पूरा पूरा जाता है। क्या 2 का भी जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। 3 का भी जाता है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। अब 7 का भाग 60 में नहीं जाएगा आगे, तो 7 है वो 60 का गुणनखंड नहीं होगा। इसके अलावा 10 का जाएगा, फिर 12 का भी जाएगा, फिर 15 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, 30 का भी जाएगा और 60 का भी जाएगा। कहने का मतलब जिन जिन संख्याओं का भाग 60 में पूरा पूरा जाएगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। अब देखो अपन ने थोड़ी सी बड़ी संख्या लेके देखी तो इतने सारे गुणनखंड हो गए, और हो सकता है कि लिखने में अपन कोई जो गुणनखंड है वो छोड़ भी जाए, और जब एक भी गुणनखंड छूट गया तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब तो यहाँ लिखने के बाद तो अपन बता देंगे गिन के कि 60 के कितने गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 4 8 4 12, तो आप गिन के बता सकते हो कि 12 गुणनखंड होते हैं। लेकिन अब मैं अपने को सीखना क्या है कि सर ऐसे बिना लिखे अगर डायरेक्ट अपन आंसर देना चाहें तो कैसे करेंगे। तो चलो वही चीज अपन सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी संख्या दी गई है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जो भी संख्या दी गई है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ के लिखना है। जो भी संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ के लिखना है आपको। तो बता दो, अगर 60 को अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो आप बता दोगे कि 60 को अपन 20 गुणा 3 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना 20 गुणा 3, बिल्कुल सही बात है। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5। तो क्या हो गया, 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 गुणा 4 गुणा 5। लेकिन 4 फिर फैक्टर अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 4 को 2 की घात 2। अब तो प्राइम हो गया, गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात
1। तो ये हो गया शार्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ के इसको अपन ने लिख दी। इसके बाद क्या करना है, चलो सीखते हैं अपन। इसके बाद आपको 4 प्रकार के गुणनखंडों की बात की मैंने, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्राइम फैक्टर। अब पीएफ लिख रहा हूं तो आप समझ जाना कि पीएफ का मतलब क्या है। पीएफ का मतलब है प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो अपन देख रहे हैं कि 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। अब ये 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 2 की घात 2 का मतलब 2 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो 2 अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हो गए इसके, 4 अभाज्य गुणनखंड हो गए। 60 के अभाज्य गुणनखंड टोटल कितने हो गए, तो आप बता दोगे कि सर 4 हो गए। कहने का मतलब अगर आपको किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं तो अभाज्य गुणन प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी घात हैं उन सबको जोड़ के लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, अब ऐसे मत कर देना कि कई बार जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेके बता दूं, ऐसा लिखा हुआ होता है कि 9 की घात 5 गुणा 3 की घात 8 गुणा, या 5 की घात 8 ले लो इसको, गुणा 16 की घात 4। इस प्रकार कोई संख्या लिखी हुई है और आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछ ले जाएं तो ऐसे मत कर देना कि घातों को जोड़ दो वही आंसर हो जाएगा। ऐसा कब कर सकते हैं, जब ये आधार वाली संख्याएं सारी अभाज्य संख्याएं हो। आधार वाली संख्याएं हमेशा मतलब नीचे वाली जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तभी अपन ऐसा बोल सकते हैं। आगे अपन 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे, तो अभी तो अपन आगे चलते हैं, सीखते हैं। तो 60 के प्राइम फैक्टर कितने बता दिए अपन ने, 4 बता दिए। क्लियर है यहाँ तक। क्या करोगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ के लिख लोगे, फिर जो भी घात होंगी उनको जोड़ के आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई अभाज्य गुणनखंड की। अब अगर मैं इसके कुल गुणनखंड पूछूं, ऑल फैक्टर, 60 के ऑल फैक्टर, तब कैसे निकालेंगे। तब आपको क्या करना होगा कि जो भी घात हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखने के बाद की बात कर रहा हूं, जो भी घात हैं उनमें सब में 1-1 प्लस करके आपस में गुणा कर दो। जो भी घात हैं, जैसे 2 की घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ दो, 3 की घात 1 है, घात में जोड़ना है, नीचे वाली संख्या में नहीं, ध्यान रखना। तो इसकी घात 1 है तो 1 में, सब में 1-1 जोड़ना है, इस प्रकार, और फिर इसको सरल कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा और यहाँ 2 बनेगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये हो जाएंगे इसके कुल गुणनखंड। एएफ लिखा है मैंने, एएफ का मतलब आप समझ पाए होंगे, ऑल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंड। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड मतलब सारे के सारे गुणनखंड अगर आपको बताने हो तो आप क्या करोगे, जो भी संख्या दे रखी होगी उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दोगे इस प्रकार, और फिर जो भी घात हैं उनमें सब में 1-1 जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे, तो वो क्या आ जाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। और वैसे भी अपन ने देखा कि 60 के कुल गुणनखंड लिख के देखे तो भी तो 12 ही आ रहे थे। तो अब आप समझ गए होंगे, ये क्रॉस चेक हो जाएगा कि वास्तव में अपना ये तरीका सही है और हमेशा सही ही रहेगा। तो यहां तक क्लियर है। अपन ने बात कर ली प्राइम फैक्टर की और ऑल फैक्टर की। अब बात करते हैं अपन सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या के। जैसे पहले इसी की बात कर लेता हूं मैं। चलो अब बात करते हैं इवन फैक्टर। EF का मतलब क्या है, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड। तो अगर अपने को सम गुणनखंड निकालने हैं, देखो इसी के आगे की बात कर रहा हूं मैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखने के बाद की बात कर रहा हूं। प्राइम फैक्टर के लिए तो क्या किया, सभी घातों को जोड़ के लिख दिया। ऑल फैक्टर के लिए सभी घातों में 1-1 जोड़ के गुणा कर दिया। अब जब बात करेंगे अपन इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों की, तो जो सम संख्या के ऊपर घात है, जैसे 2 है वो एक सम संख्या है। अब सम गुणनखंडों की बात कर रहे हैं, तो सम गुणनखंड निकालते समय क्या ध्यान रखोगे आप कि जो सम संख्या के ऊपर घात है उसमें 1 नहीं जोड़ना है,
और बाकी सभी में एक एक वापस प्लस करके गुणा कर देंगे, वो आ जाएगी सम गुणनखंडों की संख्या। तो बताओ दो एक सम संख्या है, इसके ऊपर घात क्या है, 2 है, तो इसमें सम वाली घात में एक नहीं जोड़ना है, इसको ऐसे के ऐसे लिख देना है। और आगे वाली जो घातें हैं उनमें सब में एक एक प्लस करना है, तो इसमें भी एक प्लस करना है और इसमें भी एक प्लस करना है, और इसको सरल करके आंसर निकाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, सब 2 2 बन गए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गए सम गुणनखंड। मतलब जो 60 है उसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप काउंट करके देख सकते हो, आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर काउंट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो सम गुणनखंडों की बात कर रहा हूं, तो जिनमें 2 का भाग जाएगा वही तो सम होंगे। तो देखो एक तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अपन ने चेक कर लिए कि सम गुणनखंड 60 के कितने हैं, 8, और अपना भी आंसर कितना आ गया, 8। तो क्या सम गुणनखंड में क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना होगा कि जो सम संख्या के ऊपर घात है उसमें एक नहीं जोड़ना है, बाकी सब में एक एक जोड़ के सेम तरीका रह जाएगा अपना। क्लियर बात समझ आ गई होगी आपको। अब इसके बाद अपन बात करते हैं विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या के ओड फैक्टर, किसी भी संख्या के ओड फैक्टर अपन कैसे निकालेंगे। ओड फैक्टर, ओएफ का मतलब आप समझ रहे हो, ओड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड। तो देखो समझते हैं, विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो सम वाली घात है ना उसको लेनी नहीं है, जो सम संख्या वाली घात है उसको लेनी नहीं है। तो और जो बाकी बच गई वो विषम है, वो सारी सब में एक एक प्लस करना है, सेम तरीका है। विषम गुणनखंड निकालते समय क्या करोगे कि जो सम संख्या के ऊपर घात है उसको अपने को काउंट ही नहीं करना है, बाकी सब में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है, तो अब वो आ जाएगी विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जैसे इसमें निकालना चाहें तो इसको तो काउंट ही नहीं करना है, अब ये दोनों लेने हैं, तो जो घात है उसमें तो एक जोड़ना है अपने को, ठीक है। इसकी घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो, और इसकी भी घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो। तो बताओ 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब अपन बोल देंगे कि 60 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो आप बोल दोगे कि सर 4 हो जाएंगे। और काउंट करके भी देख सकते हो, एक विषम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 60 के 4 विषम गुणनखंड हो गए। तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी। चारों प्रकार के गुणनखंड अपन निकालना सीख चुके हैं। हालांकि अभी 1 2 एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और गुणनखंड का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो। चलो आगे और लेते हैं एग्जाम्पल। अब मैं कोई और 60 से भी थोड़ी सी बड़ी संख्या ले रहा हूं। जैसे आपको पूछ लिया जाए 420 के लिए, इतनी बड़ी संख्या ली है अपन ने कि 420 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, या 420 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, या सम गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड, कोई से भी गुणनखंड आपसे पूछ सकता है। तो चलो अपना सेम तरीका अभी जो सीखा है अपन ने, सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपको संख्या दे रखी होगी उसके क्या कर दोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, उसका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ के लिख दोगे। तो 420 दिख रही है, मतलब 42 गुणा 10 है, और 42 गुणा 10 है तो 42 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 3 गुणा 7, ऐसे तोड़ लिया करो। क्या करो, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 10। क्या किया, सबसे पहले अपने को दिख गया कि ये 42 गुणा 10 है, तो 10 तो ऐसा कैसा लिख दिया, और 42 को फिर ऐसा लिख दिया अपन ने, 2 गुणा 3 गुणा 7 तो 42 हो जाएगा। तो और 10 को भी प्राइम में बदलना है तो क्या लिख दो, 2 गुणा 5। अब घात के रूप में लिखते हैं अपन। इतना करने के बाद घात के रूप में लिखना है अपने को। तो 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 की घात 2 हो गया। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 की घात 1 हो गया।
7 कितनी बार, सॉरी 5 कितनी बार आया है, पहले 5 को ले लेते हैं छोटे को, तो 5 एक बार ही आया है और 7 भी एक बार ही आया है। तो इस प्रकार अपन 420 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 420 का। अब मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ और डायरेक्ट लिख देता हूँ। 420 को क्या लिख लेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। और आप ये इतना आसानी से कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे अपना सेम तरीका रहेगा, अपन सारे प्रकार के गुणनखंड फिर से निकालना। एक बार बता रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा फिर से समझ लेना। क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड की। सबसे पहले अपन बात किसकी कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड की। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ 420 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो देखो निकालते हैं अपन, क्या करेंगे बताओ। प्राइम फैक्टर के लिए या अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद जो भी घात हैं उन सबको जोड़ के लिख देना, वही क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो अपन बोल देंगे कि 420 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 5 हो जाएंगे। क्लियर है बात, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन ऑल फैक्टर। एएफ का मतलब क्या है, ऑल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। 420 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ऐसा पूछ लिया जाए तो अपन ने क्या सीखा था। ऑल फैक्टर के लिए अपन ने क्या सीखा था कि जो भी घाते हैं, चाहे वो सम के ऊपर हैं और चाहे वो विषम के ऊपर हैं, अपन क्या कर देंगे, जो भी घाते हैं उनमें सब में एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। तो बताओ 2 की घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ दो, सभी घातों में एक एक जोड़ना है आपको। तो 3 के ऊपर घात 1 थी, 1 जोड़ दिया, फिर 1 है 1 जोड़ दिया, फिर 1 है 1 जोड़ दिया। इस प्रकार जो संख्याएं बने उनको आपस में गुणा कर दो, जो गुणनफल आएगा वही कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो देखो ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 2 बनेगा। तो इनको गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो अपन बोल देंगे कि 420 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 24 होंगे। समझ पाए यहां तक, ठीक है। इनको मैं वापस मिटा देता हूं। अब बात करते हैं अपन आगे सम और विषम गुणनखंडों की। तो चलो सम और विषम गुणनखंडों की भी बात कर लेते हैं। पहले ले लेता हूं मैं इवन फैक्टर सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो सम संख्या के ऊपर घात है उसमें एक नहीं जोड़ना है, बाकी सब में एक एक प्लस करके गुणा कर देना है। मतलब जो सम संख्या के ऊपर घात लगी हुई है उसको तो ऐसी की ऐसी लिख देना है और बाकी सब में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। तो बताओ सम तो केवल 2 ही तो है यहाँ, तो 2 के ऊपर जो घात है उसको तो ऐसी की ऐसी लिख दो, फिर आगे वाले में सब में एक एक जोड़ दो। अब इनको गुणा कर दो तो सारे ही 2 2 बनेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये जो 16 है ये कौन से गुणनखंडों की संख्या आ गई, तो ये आ गई सम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन ओड फैक्टर की, मतलब विषम गुणनखंड की। विषम गुणनखंड ओड फैक्टर। तो ओड फैक्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो सम संख्या के ऊपर घात है उसको लेना ही नहीं है, जो विषम वाली घातें हैं उनमें ही एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर दो, वही विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो देखो इसको तो काउंट ही नहीं करना है अब की बार, इन सब में एक एक जोड़ देना है। तो 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
और वैसे भी अगर टोटल गुणनखंड 24 हैं और सम गुणनखंड 16 हैं तो विषम अपने आप कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। ये बात आप अच्छी तरह से समझते हो। तो ये अपन ने 420 के भी चारों प्रकार के गुणनखंड निकाल लिए और फिर से रिपीट कर लिया कि किसी भी प्रकार के आपसे गुणनखंड पूछ लिए जाएं तो आप कैसे आंसर करोगे। अब मैं एक और बड़ी, इससे भी बड़ी संख्या ले रहा हूं तो उसको और समझ लेते हैं अपन। चलो अब की बार मैं संख्या ले लेता हूं 1800। इतनी बड़ी संख्या ले ली अपन ने और अब क्या करना है अपने को, इस 1800 के सारे प्रकार के गुणनखंड निकालने हैं। तो चलो एक बार और सीख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप जानते हो कि जो भी संख्या अपने सामने है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो देखो 1800 को क्या लिख सकते हैं अपन, 18 गुणा 100, 18 गुणा 100, और 100 को क्या लिख सकते हैं अपन, 25 चौके 100, तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ये तो बात हो गई 100 की, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये तो 100 बन गया। अब ये 18 गुणा 100, तो 18 का और लिखना है अपने को। 18 को क्या लिखेंगे अपन, 9 गुणा 2 मतलब 2 गुणा 3 की घात 2, 2 गुणा 3 की घात 2, ऐसा ही तो लिखेंगे। तो अब देखो 2 की घात 2 तो ये है, 1 ये है, तो 3 हो गई टोटल। तो 1800 को क्या लिख देंगे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इस प्रकार इसका अपन ने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आगे का तरीका अपन ने अभी जस्ट ही पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्राइम फैक्टर की। तो प्राइम फैक्टर की बात करें तो देखो प्राइम फैक्टर के लिए क्या लिखोगे आप, कि जो भी घात हैं उन सबको जोड़कर लिख देंगे, वही कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो अपन बोल देंगे कि 1800 के पीएफ मतलब प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो अपन बोल देंगे 7। और 7 आया कहाँ से, अपन ने जो भी घाते हैं उनको जोड़ दिया, 3 + 2 + 2 बराबर 7। समझ गए होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, कि 1800 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, अभी आपने समझ लिया होगा थोड़ी देर पहले, तो देखो एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। क्या करना होगा, जितनी भी घातें हैं उन सब में एक एक प्लस करके गुणा कर देना है। तो देखो इसकी घात 3 है तो 3 + 1, इसकी घात 2 है तो 2 + 1, इसकी घात 2 है तो 2 + 1। अब ये संख्याएं क्या बनेगी, ये 4, ये 3 और ये 3, तो 4 तियां 12, 12 तियां 36। तो अपन बोल देंगे कि 1800 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, तो अपन बोल देंगे कि 36 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में, कि अगर अपने को सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ली जाए, मतलब इवन फैक्टर, सम गुणनखंड का मतलब इवन फैक्टर। तो देखो अपन ने क्या समझा था सम गुणनखंड के लिए, कि जो सम संख्या के ऊपर घात है उसमें एक जोड़ना नहीं है, बाकी सब में एक एक जोड़ देना है। तो ये जो 2 के ऊपर घात है 3, इसमें तो एक जोड़ना नहीं है, और आगे वाले में दोनों में एक एक जोड़ देना है। और ये तीनों संख्याएं 3 3 बन गई, तो 3 तियां 9, 9 तियां 27। जो 27 है वो कौन से गुणनखंडों की संख्या आ गई, सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। इसके बाद बात करें अब विषम गुणनखंडों की। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं विषम गुणनखंडों की, ओड फैक्टर। तो देखो विषम गुणनखंड के लिए क्या देखा था अपन ने, कि जो सम संख्या के ऊपर घात है उसको लेना ही नहीं है। विषम गुणनखंड के लिए जो सम संख्या के ऊपर घात है उसको लेना ही नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, जो 2 के ऊपर घात है उसको तो काउंट ही नहीं करना है, बाकी में एक एक जोड़ देना है। तो बाकी बची 2 2 2, तो 2 + 1 2 + 1, तो 2 + 1 मतलब 3 3, 3 तियां 9। तो
तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि 1800 के अगर अपने को अभाज्य गुणनखंड पूछे तो अपना आंसर 7 हो जाएगा, अगर कुल गुणनखंड पूछे तो 36 हो जाएंगे, अगर सम गुणनखंड पूछे तो 27 हो जाएंगे, और अगर विषम गुणनखंड पूछे तो 9 आंसर हो जाएगा। तो ये बात थी कि किसी भी संख्या के किसी भी प्रकार के आपसे गुणनखंड पूछ लिए जाएं। तो यहां तक क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। कई बार संख्या डायरेक्ट ही दे देता है और आपको कुछ करना ही नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। चलो एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं गुणनखंड के बारे में ही। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 4 की घात 12 इंटू 9 की घात अपन कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 5 इंटू 12 की घात 7 से प्राप्त होने वाली संख्या में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। आगे लिख देता हूं, मैं कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं गुणनखंडों में से। तो देखो थोड़ी देर पहले अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा और मैंने आपको क्या बताया था कि सारी घातों को जोड़ देना, जो योग आएगा वही अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाएगी। लेकिन उसमें मैंने एक बात बोली थी आपको कि घातों को अपन कब जोड़ेंगे, जब संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। मतलब जो आधार वाली संख्या या नीचे वाली संख्या रहेंगी वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि जो 4 है, मतलब नीचे वाली संख्या की बात कर रहा हूं, जो 4 है वो तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, और 9 भी अभाज्य नहीं है, और 12 भी अभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा कि जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनकी अभाज्य संख्याएं बनानी होंगी, उसके बाद अपन घातों को जोड़कर आंसर दे सकते हैं। तो चलो अभाज्य बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या अपन 4 को, जो ये 4 है, क्या इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसके ऊपर घात कितनी दे रखी है अपने को, 12 दे रखी है। इसी प्रकार 9 को क्या लिख लेंगे अपन, 3 की घात 2, और इसके ऊपर घात कितनी दे रखी है अपने को, 5, तो वो ऐसी की ऐसी लिख देंगे। अब आगे 12 की बात करें तो 12 तो किसी की घात में आता ही नहीं है, तो क्या करो, इसको 3 गुणा 4 तो लिख सकते हो। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4, और जो घात है वो तो सेम ही रहेगी, मतलब 3 के ऊपर भी 7 रहेगी और 4 के ऊपर भी 7 रहेगी। 12 को क्या लिखा अपन ने, 3 गुणा 4। समझ पाए होंगे। अब देखो ये जो 4 है ये अभी भी अभाज्य नहीं बना, तो इस 4 को भी क्या लिख दूं मैं, 2 की घात 2, और फिर ऊपर वाली घात तो सेम है, जो 7 है वो 7 ही रहेगी, जो 4 था उसको मैंने लिख दिया 2 की घात 2। अब देखो आगे की बात, अगर घात के ऊपर घात आ जाए, कभी भी अगर घात के ऊपर घात आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो अगर आगे इन संख्याओं को लिखूंगा मैं, तो देखना कैसे लिखेंगे अपन, बताओ 2 है, इसके ऊपर घात 12 है, तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे अपन, 2 की घात 12 दूनी 24। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, 2 पंजे 10, तो 3 की घात 10 हो जाएगा। इसी प्रकार इसके ऊपर तो ऊपर है ही नहीं, तो ये तो 3 की घात 7 ही है, इसके ऊपर है तो गुणा 2 की घात कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। समझ पाए। अब बात करते हैं, देखो 2 की घात 24 तो ये रही और 2 की घात 14 ये रही, तो इनको एक जगह कर दें और 3 वाली घातों को एक जगह कर दें, या आप अलग अलग अब डायरेक्ट भी सबको जोड़ के बता सकते हो, एक ही बात है। कंडीशन क्या थी कि नीचे वाली संख्याएं सारी कैसी हो जानी चाहिए, अभाज्य संख्याएं हो जानी चाहिए, और सबने अपन ने सबको क्या बना लिया, अभाज्य बना लिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सबका योग कर दो, जो भी हैं घात सबका योग कर दो, वो ही टोटल प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। वही टोटल कौन से फैक्टर आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर, इस संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो देखो
क्या है, घातों को जोड़ना है, 24 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 14। तो 24 में 10 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, 34 में 7 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, 41 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55। तो अपन बोल देंगे कि इससे जो भी संख्या बनेगी उसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 55 होंगे। 55 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं गुणनखंड में से। तो आप समझ पाए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा अब। चलो अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए, डाउट होने से दिक्कत ही होती है। इसके अलावा और गुणनखंडों की आगे अपन थोड़ी चर्चा करें तो आपको क्या क्या पूछा जा सकता है कि जैसे कोई भी एक संख्या में, आगे एग्जाम्पल से समझा देता हूं और आगे की बात कर रहा हूं मैं गुणनखंडों में से। तो जैसे एक एग्जाम्पल दूं, मैं आपसे ये पूछूं कि जो संख्या 120 है इसके जितने भी गुणनखंड हैं उन सब का योग बताओ। 120 के जितने भी टोटल गुणनखंड हैं उन सब का क्या बताओ, योग बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। या इसके अलावा भी मैं बात करूं तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि 120 के ऐसे गुणनखंड कितने होंगे, 120 के ऐसे गुणनखंड कितने होंगे जिनमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाए, या जिनमें 6 का भाग पूरा पूरा, या ये बोलूं कि वो 10 के मल्टीपल हो या 6 के मल्टीपल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। जो ये अभी बता रहा हूं मैं आपको चीजें, क्या कि या तो सारे गुणनखंडों का योग पूछ ले, या इस प्रकार ऐसे गुणनखंड पूछ ले जो किसी संख्या के मल्टीपल हों। तो ये अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहना और अगली क्लास के लिए तैयार रहना। ओके।